Question number 45. A man is sitting on the shore of a river. He is in the line of a 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of boat. देखो बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को. सपोज दिस इज, यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि एक बोट है. ऐसे पर्सन को ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है अपने को. बस आप मान लो कि बॉल को हम लोग यहां से फेंक रहे हैं. करेक्ट. दिस इज द प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ द बॉल. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ध्यान से देखना. क्वेश्चन में सेंटर ऑफ बोट से लेके जो पर्सन है उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों. दिस डिस्टेंस इज गिवन ओके. तो ये सिचुएशन दे रखा है. दिस डिस्टेंस इज गिवन 5.5 मीटर और ये जो डिस्टेंस है ना ये दे रखा है कितना, 1 मीटर. तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना बचेगा, 0.5 और 0.5. ऐसे आप चाहो तो अलग से भी मार्क कर लो. ओके. This distance is 0.5 meter and this is also 0.5 meter. करेक्ट. अब आगे देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, he wishes to throw an apple into the boat. अच्छा ये एप्पल है. ओके. बॉल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. So he wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second. तो देखो बच्चों, इसको बोट में एप्पल फेंकना है लेकिन कंडीशन क्या है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही फेंकेगा. इससे कम भी नहीं फेंकेगा और इससे ज्यादा वेलोसिटी से भी नहीं फेंक सकता. मतलब ये वेलोसिटी तो फिक्स्ड है. ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही फेंकेगा. क्या कर सकता है ये, इस एंगल थीटा को चेंज कर सकता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. ये इस एंगल थीटा को चेंज कर सकता है. तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट. अगर जो मुझे क्या करना है, बताना है कि थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सच दैट कि जो शॉट है वो सक्सेसफुल हो. सक्सेसफुल मतलब क्या, कि ये जो एप्पल है सीधा बोट में जाके गिरे. समझ में आ गया. फिर लिखा है अज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एज ऑफ बोट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. वो हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है और बोट का जो लेवल है वो सेम है. ये दोनों लेवल सेम है. ओके. तो देखो एक तरीका क्या हो सकता है कि बॉल जस्ट यहां हिट कर जाए. ये पहला पाथ होगा. और दूसरा पाथ क्या होगा दोस्तों, दूसरा पाथ हो सकता है बॉल यहां हिट करें. ये समझ में आया. तो इस केस में अगर जो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो रेंज क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है ये, दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 मीटर. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. सो फॉर सक्सेसफुल शॉट शॉट रेंज ऑफ बॉल या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बॉल
range of ball are should be more than 5 meter, should be ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप बोल सकते हो। ओके, ऐसा बोल सकते हो ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, पूरा लिखना पड़ेगा क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीटर एंड लेस देन और इक्वल टू और इक्वल टू 6 मीटर्स। करेक्ट। आप यहाँ से ऑब्जर्व करो कि मिनिमम रेंज अगर जो 5 मीटर रखोगे, इस केस को ऑब्जर्व करो बच्चों, इस केस में मिनिमम रेंज कितना है, 5 मीटर। इस केस में मैक्सिमम रेंज कितना है, 6 मीटर। 6 मीटर से ज्यादा होगा तो बोट के बाहर जाएगा, 5 मीटर से कम होगा तो पहले ही गिर जाएगा, बोट में नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ गया लॉजिक? तो फिर क्या, अब देखो क्वेश्चन में अब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है और कुछ नहीं है। तो क्या मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ कि रेंज इज लेस देन और इक्वल टू 6 मीटर एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीटर। करेक्ट। अब आपको पता है कि बेसिकली यहां से दो इक्वेशन निकल के आएंगे और दो इक्वेशन का हमें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है। करेक्ट। यहां से दो इक्वेशन लिख सकते हो। पहला इक्वेशन क्या हुआ कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीटर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6 मीटर, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंगल थीटा या फिर जो भी यहाँ पे एंगल लिखोगे तो एंगल थीटा मस्ट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, और दोनों कंडीशन में हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। ओके, सो एंगल थीटा मस्ट सेटिस्फाई बोथ। ओके बच्चों, तो चलो पहला कंडीशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि जो रेंज है वो 5 मीटर या 5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। क्या मैं सही लिख रहा हूं? रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्वेश्चन में क्या जी बोल रहा है कि अपने को क्या लेना है, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्वेश्चन को तो देख के लग रहा है कि जी हमें 10 लेना चाहिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो देखते हैं, जी 9.8 लेके देखते हैं। ओके, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीटर। ओके, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि, अब देखो मैथ्स नहीं आएगा तो आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिजिक्स तो इतनी है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5g बाई यू स्क्वायर। क्या दोस्तों यू स्क्वायर 100 हो जाएगा? दिस इंप्लाइज साइन थीटा या सॉरी साइन 2 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5g बाई यू स्क्वायर इज कितना, 10 का स्क्वायर दैट इज 100। अब देखो अगर जो g की वैल्यू अगर जो आप कितना ले लेते हो 10, तो बड़ा ही प्यार से ये 1/2 आ जाएगा, मतलब 2 थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। फिर भी आप चाहो तो आप बोलो कि नहीं सर हम तो 9.8 लेके ही करेंगे, फिर 9.8 लोगे तो अच्छा सा आंसर नहीं आएगा। ओके, लेकिन लेना तो अपने को 9.8 ही चाहिए जब भी आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, और एंगल मेंशन नहीं किया गया है कि क्या लेना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जी की वैल्यू 9.8 ही रखेंगे, तो आंसर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, उसी के आसपास आएगा। करेक्ट, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी यूज g इज इक्वल टू 10। करेक्ट, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से जब आप g की वैल्यू 10 रख दोगे ना, तो साइन 2 थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंटू 10 बाई 100। दिस इंप्लाइज
sin 2 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, करेक्ट। तो साइन थीटा आप चाहते हो कि 1/2 से ज्यादा हो, या फिर साइन 2 थीटा चाहते हो कि 1/2 से ज्यादा हो। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो आप साइन 2 थीटा का ग्राफ देखो, या साइन थीटा का ही ग्राफ देख लो। मैं ग्राफ से आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा चलता है, करेक्ट। आप इसको साइन एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं साइन एक्स दिखा दे रहा हूँ, दिस इज साइन एक्स एंड दिस इज एक्स। तो ये कहाँ पे मिलता है मुझे? पाई पे, या फिर 180 डिग्री बोल सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, 1/2 कहाँ पे मिलता है मुझे? 30 डिग्री पे, दिख रहा है। और 1/2 दोबारा कहाँ पे मिलेगा मुझे? 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। इतना तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया है कि 1/2 के लिए दो सॉल्यूशन आएंगे, 30 डिग्री और 50 डिग्री। अब आप खुद देखो कि ये ग्राफ 1/2 से ज्यादा कब है? दिस इज 1/2। तो खुद सोचो, क्या कि जो एंगल है वो 30 डिग्री से ज्यादा होगा और 150 डिग्री से कम होगा। तो इस पूरे रीजन में, देख रहे हो, इस पूरे रीजन में क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन एक्स 1/2 से ज्यादा है? यस। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखो, दिस इज साइन एक्स का ग्राफ। मुझे पता है कि 1/2 मतलब एक्स इज कितना? 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू जब 30 डिग्री और 150 डिग्री के बीच में होगी, ओके, एक्स की वैल्यू जब 30 डिग्री और 150 डिग्री के बीच में होगी, तो क्या होगा? साइन एक्स विल बी मोर देन 1/2। बाई सेम लॉजिक, बस यहाँ पे क्या है? एक्स की जगह 2 थीटा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इस इन इक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है, साइन 2 थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे में जो 2 थीटा होगा वो 30 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक हो सकता है। 2 थीटा जो होगा वो 30 डिग्री से लेके कहाँ तक होगा? 150 डिग्री। ओके बच्चों, दिस इंप्लाइज दिस इज 15 डिग्री एंड दिस इज 75 डिग्री। मतलब एंगल जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 75 डिग्री से होना चाहिए कम। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आप सोचोगे कि सर क्या यही आंसर है? तो नहीं। अभी तो आपने एक कंडीशन सेटिस्फाई किया। आपने क्या कहा? बोट को, सॉरी, बॉल को या फिर एप्पल को बोट के अंदर जाना है। ओके, बॉल को यदि बोट के अंदर जाना है तो ये दोनों केस सेटिस्फाई होने चाहिए, 5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए और 6 मीटर से कम, करेक्ट। अभी तो आपने सिर्फ ये वेरीफाई किया कि अगर जो आप एंगल कहां से कहां रखोगे, आप एंगल यदि, ध्यान से सुनना, 15 से लेके 75 डिग्री के बीच में रखोगे तो इससे ये इंश्योर होगा कि रेंज इज मोर देन 5 मीटर। इससे ये कभी नहीं पता चलेगा कि ये 6 मीटर से कम है कि नहीं। समझ में आया? सो दिस विल इंश्योर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीटर। क्या इसका मतलब ये 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहो तो 45 डिग्री पे निकाल के देख लो। ओके, फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक बारी के लिए आप ट्राई कर लो। फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर इज कितना बच्चों? 10 स्क्वायर। साइन 2 थीटा विल बी 1/10। 45 डिग्री पे फेंकोगे ना तो 10 मीटर चला जाएगा। देयरफॉर 45 डिग्री तो आंसर है ही नहीं। एक्चुअली बीच में कुछ पार्ट गायब हो जाएगा, करेक्ट। इसीलिए मैंने बोला, ये मत सोचना कि यही आंसर है। 15 डिग्री से 75 डिग्री तक, 15 डिग्री टू 75 डिग्री के सारे एंगल सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आंसर है ना, ये सिर्फ ये इंश्योर करेगा कि रेंज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 मीटर। तो इससे तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि 5 से ज्यादा हो जाए। इसीलिए मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दिया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर 45 डिग्री
is not the answer. प्रोजेक्शन एंगल, या फिर आप लिख सकते हो कि when projection angle is 45 degree, when projection angle is 45 degree, angle is 45 degree, range is equal to 10 meter. Okay, therefore ball will not, या बॉल बोलो या फिर एप्पल, मैंने ऊपर में शायद कहीं गलती से बॉल लिख दिया था, therefore apple और ball will not, ओके ये बोट में नहीं जाएगा, ओके will not go into boat, या फिर will not land on the boat, ऐसे लिख लो, will not land on, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे कंडीशन को भी लेना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि ये मैथ्स आ गया यहाँ पे, तो अब आप सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे और फिर इसका इंटरसेक्शन लोगे। सेकेंड रिलेशन क्या है कि r इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 मीटर, करेक्ट। इसका मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g इज इक्वल टू 6 मीटर, सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू, तो साइन 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 6g बाई यू स्क्वायर, तो दिस इज 0.6। ये भी बड़ा ही प्यारा सा आंसर आ गया, क्योंकि ये तो हमें पता होता है। क्या ये 6 इंटू 10/10 स्क्वायर हो जाएगा 0.6। तो बहुत ही अच्छे से डेटा को सेट करके ऑथर ने दिया है हमारे लिए। ओके, अब ध्यान से देखना, 0.6 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे मिलती है साइन एक्स में। अगर जो मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, दिस इज एक्स एंड दिस इज साइन एक्स, तो आप लोगों को पता है 0.6 37 डिग्री पे मिलता है बच्चों हमें। इफ दिस वैल्यू इज 0.6, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, दिस इज 37 डिग्री, और ये दोस्तों 37 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 37। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने ये सिखाया था कि कैसे आंसर कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 143 डिग्री। ओके, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, कि जो 2 थीटा है, आप क्या चाहते हो 0.6 से कम रहे, तो 0.6 से कम क्या है, क्या ये है और क्या ये है, बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर जो आप चाहते हो कि साइन 2 थीटा 0.6 से कम रहे, या फिर आप चाहते हो कि x 0.6 से कम रहे, तो आप कहोगे कि एंगल एंगल सर 0 से 37 हो, या फिर 143 से कितना हो 180 तक। देखो, क्या यहाँ पे 0.6 से ये कम है, यस। क्या यहाँ पे 0.6 से कम है, करेक्ट। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक सेटिस्फाई करेगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेटिस्फाई करेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है। इसका मतलब 2 थीटा जो होगा, 2 थीटा 0 से लेके 37 डिग्री तक हो सकता है, एंड 143 डिग्री से लेके
180 डिग्री तक हो सकता है। ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये क्या इंश्योर करेंगे कि रेंज इज लेस देन, जो रेंज है हमारा ये क्या है, द रेंज इज लेस देन कितना, 6 मीटर। करेक्ट। 37 डिग्री से जैसे ही बढ़ाओगे तो रेंज 6 से ज्यादा आ जाएगा, बोर्ड दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब सॉरी, जो एप्पल है, जो बॉल है, वो बोर्ड के दूसरी तरफ चला जाएगा, पार कर जाएगा बोर्ड को। समझ में आ गया? तो दिस विल एंश्योर, ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट आप देख रहे हो ना, बोथ द अबव रिजल्ट्स, दीज बोथ रिजल्ट्स विल एंश्योर कि रेंज इज लेस देन 6 मीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करके लिख दूं क्या, कि दिस विल एंश्योर range is less than अच्छा, आप चाहो तो थीटा भी लिख लो यहाँ पे। थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा 0 डिग्री से लेके 37 डिग्री बाई 2। ओके, तो 18.5। और थीटा और कहाँ से कहाँ वेरी कर सकते हैं, 143/2 मतलब 71.5 से लेके 90 तक। करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों जो सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इंश्योर करेगा कि 5 मीटर से ज्यादा है ये सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन इंश्योर करेगा कि, सॉरी, ये सॉल्यूशन इंश्योर करेगा कि 6 मीटर से कम है। सो देयरफॉर वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सॉल्यूशन, क्योंकि आपको दोनों चाहिए, 5 मीटर से ज्यादा, 6 मीटर से कम। वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर जो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लो यहाँ पे आम है, करेक्ट, और यहाँ पे एप्पल है, और आप कहोगे कि सर हमें तो आम और एप्पल दोनों ही चाहिए, तो आपको इस रीजन में जाना पड़ेगा जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन है। मैथ्स में ऐसे ही समझाते हैं ना। ओके, जब दोनों चीजें चाहिए तो आपको इंटरसेक्शन में जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो पहला सॉल्यूशन क्या है बच्चों, देखो मैं यहाँ पे थीटा मार्क कर देता हूँ, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 0 डिग्री, सारा सब कुछ मार्क कर दो, 0 से 18.5, एक तो 15 डिग्री था, करेक्ट, फिर क्या है 18.5, फिर क्या है 71.5 डिग्री, फिर क्या था 75 डिग्री, और फिर क्या है 90 डिग्री। तो पहला सॉल्यूशन जो है मैं उसको व्हाइट कलर से मार्क करता हूँ। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है कि 15 डिग्री से लेके 75 डिग्री तक होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन बोलता है कि थीटा की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक होनी चाहिए, 15 से लेके 75 के बीच में। ओके, सेकेंड सॉल्यूशन क्या बोलता है कि 0 से 18, ओके, और 71 से 90 होना चाहिए। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन देन, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही इंटरसेक्शन है? समझ में आ गया? इसका मतलब देयरफॉर ये इंटरसेक्शन है, याद रखिएगा, दिस इज द इंटरसेक्शन एंड दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो थीटा की वैल्यू 15 डिग्री से लेके 18.5 डिग्री, करेक्ट, और 71.5 डिग्री से लेके कहाँ तक दोस्तों, 75 डिग्री तक। करेक्ट, ये आंसर होगा। इस रेंज में आप फेंकोगे तो क्या होगा, बॉल जो है या फिर जो एप्पल है वो बोट में जाएगी। ओके,
इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? एक्चुअली मैंने तो सब कुछ डिटेल में आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी आप देखो, जब बॉल को 0 डिग्री पे फेंकोगे तो रेंज 0 आ जाएगा। ओके, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फॉर थीटा लेस देन 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू यदि 15 डिग्री से कम हुई, दिस इंप्लाइज रेंज इज लेस देन, इसे लगा लेते हैं 5 मीटर। करेक्ट, समझ में आ रहा है? अब थीटा की वैल्यू 15 डिग्री से जब बढ़ाओगे, और थीटा, पहले एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो कुछ सब कुछ लिखने में तो टाइम लगेगा। तो देखो, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री से कम है तो बॉल कहाँ पे गिरेगी? मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो, दिस इज द बोर्ड। 15 डिग्री से कम है ना, 0 डिग्री पे तो बॉल यहीं गिर जाएगी। फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे रेंज बढ़ेगा बढ़ेगा, और 15 डिग्री पे आके बॉल जस्ट यहाँ पे घुसेगी। फिर आप एंगल बढ़ाओगे तो बॉल और आगे जाएगी, फिर एंगल बढ़ाओगे तो बॉल और आगे जाएगी। और जब आप 18.5 डिग्री करोगे, ओके ध्यान से सुनना, जब आप 18.5 डिग्री करोगे तो बॉल जस्ट अब यहाँ हिट करेगी। समझ में आ रहा है? फॉर 18.5 डिग्री बॉल जस्ट अब यहीं पे हिट करेगी। एंगल और बढ़ाओगे तो अब बॉल बाहर जाना शुरू हो जाएगा और ज्यादा, और 45 डिग्री पे तो बॉल 10 मीटर दूर जाएगा यहाँ से, 10 मीटर। फिर जैसे जैसे एंगल आप और बढ़ाओगे तो बॉल अब वापस इसका रेंज कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। अब जैसे जैसे 45 डिग्री से और आप क्या करोगे, एंगल बढ़ाओगे तो रेंज इसका जो 45 डिग्री पे ये था, अब ये रेंज कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा। और फिर जैसे ही आप एंगल अचीव करोगे कितना, 71.5 डिग्री, तो 71.5 डिग्री पे जस्ट बॉल यहाँ पहुंचेगी। फिर और एंगल बढ़ाओगे तो रेंज कम होगा, हाइट तो बढ़ेगी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, लेकिन कम होगा। और फिर 75 डिग्री पे जस्ट यहाँ पहुंच जाएगा दोबारा। लॉजिक समझ में आया? 75 डिग्री पे यहाँ, इससे ज्यादा एंगल बढ़ाओगे तो फिर ये 5 मीटर से पहले ही गिर जाएगी। समझ में आ गया ये एक्सप्लेनेशन? तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहो तो इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। सो व्हेन थीटा इज बिटवीन 15 डिग्री टू, क्या था, 18.5 डिग्री, तो जो रेंज होगा ना, दिस विल बी फ्रॉम 5 मीटर टू 6 मीटर। करेक्ट। थर्ड, फॉर थीटा 18.5 डिग्री, मतलब और एंगल बढ़ाओगे कितना, 71.5 डिग्री, तो जो रेंज होगा ना, दिस विल बी ग्रेटर देन 6 मीटर। फॉर एंगल 71.5 डिग्री से लेके कितना तक, 75 डिग्री, फिर से जो रेंज होगा वो क्या आ जाएगा, 5 मीटर से लेके 6 मीटर तक। लेकिन जैसे ही आपने एंगल थीटा को बढ़ा दिया कितना, 75 डिग्री से ज्यादा, तो रेंज कम हो जाएगा। ओके, रेंज विल बी लेस देन 5 मीटर, मतलब ये फिर से बॉल क्या होगा बताओ, दोबारा से ये जो बॉल है अब बोट में नहीं जाएगी। तो देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मिनिमम एंगल बताओ। क्वेश्चन में आपसे पूछा था मिनिमम एंगल, तो मिनिमम एंगल कितना है, 15 डिग्री। ओके, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, मिनिमम एंगल क्या है, मिनिमम एंगल इज 15 डिग्री। मैक्सिमम एंगल इज 75 डिग्री। लेकिन क्या 15 से लेके 75 तक सब कुछ वैलिड होगा? नहीं, 15 से लेके 75 तक सब कुछ वैलिड नहीं होगा। कहां से कहां तक हमें एंगल गायब करना है, 18.5 से लेके 71.5 को हमें नेग्लेक्ट करना है, उस पे बॉल को नहीं फेंकना है। समझ में आ रहा है?
therefore we can say कि 18.5 degrees to 71.5 degrees is not allowed. अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये कितना डिफरेंस है? आंसर में यही दिया है, तो मैं लिख देता हूं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कितना रेंज अलाउड नहीं है। क्या ये एंगल 53 डिग्री आ रहा है? मतलब ये जो रेंज है ना 53 डिग्री का, यहां से लेके यहां तक एक 53 डिग्री का रेंज है जो अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अ रिवर 400 मीटर वाइड is flowing at a rate of 2 meter per second. So flow velocity of river is given. A boat is sailing at a velocity 10 meter per second with respect to the water in a direction perpendicular to the river. Find the time taken by boat to reach the opposite bank. How far from the point directly opposite to the bank to the starting point does the boat reach the opposite bank? देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। तो विड्थ ऑफ रिवर क्या दिया है? 400 मीटर। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि विड्थ ऑफ द रिवर इज, आप इसको डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डी लिख लो, डी इज इक्वल टू 400 मीटर। अब देखो, एक बोट जो है ना, इस बोट को मैं कैसे दिखाऊं? ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज द बोट। तो ये जो बोट है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? बोट जो है वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। करेक्ट। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर? 2 मीटर पर सेकेंड। फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं लिख लेता हूं 2 आई कैप। करेक्ट। समझ में आया? रिवर क्या है? रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। करेक्ट। अब वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में दिया है? ग्राउंड की रिवर? तो याद रखिएगा दिस इज गिवन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा एक बार फिर। क्वेश्चन में दिया गया है कि अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में, या फिर बोल सकते हैं हम लोग रिवर के रिस्पेक्ट में। और डायरेक्शन क्या है इसका? परपेंडिकुलर। ऐसा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, याद रखना, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड आप देख रहे हो, दिस इज इन फ्रेम ऑफ क्या? रिवर। सो दिस इज आई कैप के परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज जे कैप। तो जब आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट निकालोगे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ बोट is equal to velocity of boat with respect to river plus velocity of river. So this is 10 j cap plus 2 i cap. तो आप लिख सकते हो 2 i cap plus 10 j cap.
याद रखना कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से हमें क्या दिखेगा, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा आई कैप कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट विल बी 2 एंड वाई कंपोनेंट विल बी 10। तो जब आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये बोट के पास दो दो वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, करेक्ट। तो थोड़ी देर बाद ये बोट कहाँ पे होगी, थोड़ी देर बाद ये बोट यहाँ होगी, फिर थोड़ी देर बाद ये बोट यहाँ होगी, फिर थोड़ी देर बाद ये बोट यहाँ होगी। समझ में आ रहा है? देखो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अप्रोक्सीमेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द बोट, करेक्ट। क्या इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे? दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। समझ में आया? ये है बच्चों दिस वेक्टर जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। इसके दो कंपोनेंट होंगे, डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई तो हमें दिख रहा है, व्हाट इज डेल्टा वाई? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी, दैट इज 400 मीटर्स, करेक्ट। दूसरा क्या है, डेल्टा एक्स, जो अपने को बी पार्ट में फाइंड करना है। तो देखो, ए पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो बोट जब यहां से, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बोट एंड दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ बोट। तो जब ये बोट पहुंचा तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ और वाई एक्सिस में हुआ? यस। एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके। एक्स एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, नहीं पता। वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 400 मीटर। एक्सेलरेशन 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू यू इंटू टी। तो यहां से निकल जाएगा कि इसको कितना समय लगेगा अपोजिट एंड में पहुंचने में। सो दिस इज 400 10 इंटू टी। तो कितना टाइम लग गया, इसको लग गया 40 सेकेंड्स। मतलब अपोजिट बैंक तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड्स। यहाँ पे लिख लो ए पार्ट, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 40 सेकेंड्स। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बी पार्ट में बोल रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द बैंक, अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो था, ओके, उसके डायरेक्टली अपोजिट, स्टार्टिंग पॉइंट के क्या डायरेक्टली अपोजिट ये होगा? यस। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट से बोट कितना दूर जाके लैंड करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर तो देखो, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है जो कि डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सो दिस इज द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट से कितना दूर जाएगा, तो क्या ये डेल्टा एक्स हो जाएगा? यस। ओके, सो दिस विल बी डेल्टा एक्स। लेकिन यू कौन सा यूज करोगे, 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर्स। तो कितना आंसर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 80 मीटर्स। ओके, जिसको हम लोगों ने थियरी में ड्रिफ्ट डिस्टेंस कहा था। तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर्स। आप चाहो तो रिकॉल कर सकते हो कि ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ इसने फॉलो किया है, शॉर्टेस्ट टाइम। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है ये, उसने वो पाथ फॉलो किया जिससे शॉर्टेस्ट टाइम में इसने क्रॉस किया। बाकी और कोई भी पाथ लोगे तो टाइम 40 सेकेंड से ज्यादा ही आएगा। ओके।